हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर हमने डॉबर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीव की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स कर ली थी। आज हम कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको उसमें लास्ट में बताया था कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ पाए, क्या वजह थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हेनरी जी मोज़ली एक साइंटिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे, 1914 की बात है, 1914 की। वो एलिमेंट्स के नंबर के ऊपर मतलब उनका एटॉमिक नंबर जानने के लिए वो एक्सरे स्पेक्ट्रा कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, फिर अपने एक्सरे स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग उनको क्या पता चला कि जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होते हुए हैं, मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसी का 2 है, किसी का 3 है, लिथियम का 3 है, हीलियम का 2 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी एटम्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उनके इसी मतलब डेटर्मिनेशन पे, उनके इसी डेटर्मिनेशन गलत बोल रहे, उनके इसी जो अरेंजमेंट थी एटम्स की, एटॉमिक नंबर की, उनको देखते हुए नील बोर्स एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने अपनी एक पीरियोडिक टेबल बना दी, जिसको आज हम अकॉर्डिंग मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या देखा, उनकी जो थी पीरियोडिक टेबल, उसके अकॉर्डिंग टू इट, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। जो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब वो लगातार पीरियड्स में चल रहा है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। आप उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, यानी कि एक में नंबर बढ़ रहा है पीरियड्स के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4, यानी कि पीरियोडिकली वो इंक्रीज हो रहा है। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इसलिए जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज करते हैं तो देयर इज पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर भी क्या आ जाएगी, पीरियोडिसिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन, एक के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी एटम का 3 आ रहा है, किसी एटम का 4 आ रहा है एटॉमिक नंबर, तो देखो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बढ़ेगी कि 1, फिर इसको हम कैसे करेंगे कि 2 8 में है ही नहीं, इसमें क्या करेंगे हम, 2 1 में फर्स्ट सेल में 2, फिर उसमें सेकंड में 1 2 4 है तो उसको फर्स्ट सेल में 2, फिर सेकंड में 2। इस तरह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो रही है, पीरियोडिसिटी मतलब इंक्रीज हो रही है। दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी क्या आ रहा है, पीरियोडिसिटी आ रही है। तो इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम। उन्होंने क्या किया, अपने पीरियड्स के अंदर 2 चीज़ें लेके चले। वो एक तो हॉरिजेंटल रो, यानी कि जो रोज है जिसको हम पीरियड बोलते हैं वो हॉरिजेंटल है, यानी कि उनको हम लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, ठीक है। और जो वर्टिकल कॉलम है, उनके ग्रुप्स हैं, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, अप टू डाउन, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया। तो मैं आगे करवाने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक बार हम टेबल को लेके डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में इसको कैसे बनाया गया। तो ये अपने पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लॉन्ग फ्रॉम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें है ये हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, एग्जाम्पल लेके बता रखा है कि जैसे कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा एटॉमिक मास कहाँ पे लिखा है, एटॉमिक नंबर। तो इसके ऊपर उन्होंने एक आयरन का एग्जाम्पल लेके दिखा रहा है कि ये एक आयरन एलिमेंट है। इसके नीचे देखो 386 4s2, इस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इसकी। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आयरन इसका नेम है, एफ इसका सिंबल है, और ऊपर जो ये हमारे पास इधर नंबर लिख रखा है ये इसका एटॉमिक मास है, यानी कि इसका 55.845 दे रखा है। फिर इसका जो 26 है वो इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, यानी कि इस तरह से हमारे पास हर एक एलिमेंट में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को देखो कैसे अरेंज किया। इसको तो हम पढ़ेंगे, जो ये हमारे पास 2 हैं लास्ट की, ये जो 2 जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको तो हमारी स्टडी होगी जाके कहीं 12th क्लास में। उससे पहले हमारे इनके पास कोई यूज़ नहीं है। हाँ, 11th क्लास में जो अपना 3rd चैप्टर है उसके अंदर जब हम पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे इसकी स्टडी दे रखी है, ठीक है। लेकिन इसके जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स बनेंगे उनकी सारी जो स्टडी है वो हमारे पास 12th क्लास में है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमने क्या है कि अपने पास नॉर्मल एलिमेंट्स में और मेटल्स के अंदर और नोबल गैसेस के अंदर एटम्स को डिवाइड कर रखा है। तो अपने पास यहाँ पे जो ये लाइन होती है ना, इसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन। ये जो ब्लैक कलर की दिखा रखी है बॉर्डर लाइन है, ठीक है।
इसको बोलते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन से इस साइड यानी कि लेफ़्ट साइड ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटल्स बोलते हैं। क्लियर? और इस बाउंड्री से इधर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या आती हैं? नॉन मेटल्स। क्लियर? और ये जो हमारे पास 18th ग्रुप है बिल्कुल लास्ट का, इसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ये आपको आप 11th क्लास की बुक उठा के देख सकते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, या फिर आपकी जो 10th क्लास की बुक है, अगर हम एस चांद की बुक लें या फिर मॉडर्न ABC लें तो उसके अंदर भी आपको पीरियोडिक टेबल की पूरी मतलब पिक्चर दिखा रखी है। ठीक है? प्रदीप्स की बुक लेते हैं तो उसमें भी दिखा रखी है। तो ये मैंने प्रदीप्स की 11th क्लास की ही बुक ले रखी है, मेरे पास 10th की नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इस बुक में से दिखा रही हूँ। बहुत ही स्मॉल दिख रहे होंगे, लेकिन आप हाँ गूगल पे भी सर्च कर सकते हो पीरियोडिक टेबल का पिक्चर। बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लेके चली हूँ। तो ये मेरे पास लास्ट की जो है 18th ग्रुप है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। और ये जो बॉर्डर लाइन है इसके इधर वाले हमारे पास आती है नॉन मेटल्स और इसके इधर वाली हमारे पास आती हैं मेटल्स। अब अपने पास मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है? हमने एलिमेंट्स को डिवाइड किया था मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो मेटल्स में हमारे पास मेटलॉइड्स में हमारे पास आता है सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, यानी कि जो बॉर्डर लाइन के पास वाली हैं ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है? यानी कि ये इसके साथ टच होने की वजह से ये नॉन मेटल और मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो ये अपने पास थी एलिमेंट्स की यहाँ पे बता रखी है। तो अब जो हमारा नील बोर्स था उसमें हमने बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने कैसे डिवाइड कर रखा, हॉरिजेंटल में तो ऑरिजेंटल में तो उसने रोज यानी कि पीरियड्स को डिवाइड किया है, और कॉलम में वर्टिकल कॉलम जो ऊपर से नीचे उसको उसने ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो ग्रुप्स हमारे पास 18 होते हैं। तो वर्टिकल हमारे पास देखो 18 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ठीक है? तो वर्टिकल कॉलम हमारे पास कितने? 18, और इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स। ठीक है? ग्रुप्स की हम स्टडी करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए। आगे समझ में? अब हम पढ़ते हैं पीरियड्स। पीरियड्स को उसने कैसे डिवाइड किया था? ऑरिजेंटल रोज के अंदर, यानी कि जो हम लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ें। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड हमारे पास दो ही एलिमेंट आते हैं, एक तो हाइड्रोजन और इसके सामने कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। ठीक है? फर्स्ट पीरियड में हमारे पास दो ही एलिमेंट है। फिर उसके बाद ये जो है हमारे पास वो है थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अपने पास आता है थर्ड पीरियड हमारे पास ये वाला आता है। इसमें देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? तो फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स हुए? 2। सेकंड में कितने एलिमेंट्स हुए? 8। उससे नेक्स्ट में कितने एलिमेंट्स हुए? 8। ठीक है? अब उससे नेक्स्ट में देख लो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देखो फोर्थ जो पीरियड उसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने एलिमेंट्स हैं? 18। फिर उससे नेक्स्ट में काउंट करोगे इसमें भी कितने? 18। अब जो मेरे पास 6th और 7th जो मतलब टोटल यहाँ पे पीरियड्स होते हैं 7 पीरियड्स हैं हमारे और 18 ग्रुप है। ठीक है? तो जो ये 6 वाला पीरियड, इसमें देखो लैंथेनियम के बाद हमारे पास हैफनियम दे रखा है। हैफनियम का एटॉमिक नंबर 72 और लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर है 57। ठीक है? लैंथेनियम से और जो हैफनियम के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उसको यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, जो हमारे पास एफ ब्लॉक में है। ये वाली जो ऊपर वाली रो है इसको हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, क्योंकि इसका जो पहला एलिमेंट है लैंथेनियम से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिखा नहीं रखा, यानी कि सीजियम से लेके लुटेटियम तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लैंथेनियम और हैफनियम के बीच में आते हैं। ठीक है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 57, हैफनियम का है 172। तो इसके बाद 57 के बाद 58 आना चाहिए, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड कर रखा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो 57 और यहाँ पे देखो 58 से लेके 71 तक यहाँ पे, और 72 हैफनियम इधर है। ठीक है? ऐसा क्यों है इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अगर अभी बताने लगी तो बहुत बड़ा ब्रॉड हो जाएगा वो। ठीक है? तो इसको बीच में ही हम काउंट करें तो देखो 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32। ठीक है?
फिर अपने पास यहाँ पे भी एक्टीनियम के बाद एक्टीनियम का है कितना एटॉमिक नंबर 89 और हमारे पास थोरियम का एटॉमिक नंबर है इसका है हमारे पास 89 और थोरियम का है 80। ठीक है, तो थोरियम से लेके जो हमारे पास लुरेंशियम है यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आते हैं एक्टीनियम और ये मेरे पास आता है रुदेनियम के बीच के आते हैं ये एलिमेंट्स, तो इनकी भी काउंटिंग इनके बीच में होगी। तो मैं इसकी काउंटिंग करती हूँ 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 एंड 32। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि हम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करते हैं 2 में, 8 में, 8 में, 18 में, 18 में, 32 में एंड 32 में। क्लियर, यानी कि इस तरह से हमारे पास जो सेल्स में एलिमेंट्स में सेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते, फिर 8 आते, फिर 8 आते, फिर 18, 18, 32 एंड 32। उसके आने का रीज़न ये है क्योंकि हमारी फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड पीरियड में 8, थर्ड पीरियड में 8, तो फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18, फिफ्थ पीरियड में फिर 18, सिक्स पीरियड में 32 और एंड जो हमारे पास सेवन्थ पीरियड्स में भी 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड कर रखा है। इससे आगे हमारे पास एलिमेंट्स की अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल को में उनको हम 7 सेल्स में ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो थी हमारी टेबल के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ग्रुप्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपना, इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल की नहीं इसकी ज़रूरत है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, सेकंड पीरियड में 8 हैं, थर्ड पीरियड में 8 हैं, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में 32। ठीक है, बचे हुए जितने भी वो मतलब यहाँ पे दिखा इसलिए नहीं रखा क्योंकि बीच में कुछ गैप यानी कि ब्लैंक ब्लॉक छोड़ रखे हैं, वहाँ पे अभी डिस्कवरी नहीं हुई है, होगी तो 32 ही होंगे आएंगे उसमें। ठीक है, अब अपने पास एक नोट दे रखा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ एलिमेंट्स डिसाइड विच एलिमेंट्स विल बी फर्स्ट इन पीरियड एंड विल बी लास्ट। क्या कह रखा है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे हमारे पास वैलेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्बन का ले लूँ, कार्बन का हमारे पास कितना होता है एटॉमिक नंबर 6, इसको मैं डिवाइड करूँ तो फर्स्ट सेल में 2 और नेक्स्ट सेल में कितने होंगे 4, तो 4 इसका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये डिसाइड करेगा ये कितने नंबर पे आता है। ये 14 4 है तो 4 मतलब लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में आता है 14th में आता है। तो इस तरह से ग्रुप को डिवाइड करते हैं। तो इसका हमने यहाँ पे दिखा देती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है और 13 से 17th ग्रुप हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। बीच के जो है हमारे पास 3 से लेकिन जो 12 तक के एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, उनको हम किस में स्टडी करेंगे 12th में। ठीक है, 18th ग्रुप हम नॉबल बोलते हैं, बता दिया मैंने। 3rd to 12th ग्रुप हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। 57 से जो 71 था जो मैंने एफ ब्लॉक में काउंट किया था उनको मैंने बताया था ये लैंथेनियम होता है, और इसके बीच वाला मैंने आपको बताया था एक्टिनाइड्स होते हैं। ठीक है, ये लैंथेनाइड्स ये एक्टिनाइड्स। अब अपने पास आता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी ग्रुप में नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक होता है नंबर 1। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। क्लियर, और जो 17th ग्रुप है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की ये क्या करता है, जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकते, वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जो 17th ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज आता है -1 का। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट सेल में ही फिल हो जाता है, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। अगर ये लॉस कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर H पॉजिटिव, अगर ये गेन करेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 हो जाएंगे, यानी कि इसने -1 चार्ज कंटेन कर लिया।
ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट सेल और सेकंड सेल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, वैलेंस सेल वाली, मतलब चार्ज की, पॉजिटिव को भी और माइनस को भी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखें या फिर 17th ग्रुप में। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि फर्स्ट ग्रुप की भी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है और ये 17th की भी ग्रुप की भी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये बोला, नील बोर ने बोला कि सोचा उसने अपने टाइम पे कि अगर मैं इसको फर्स्ट ग्रुप में रखूँगा तो 17th ग्रुप के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अगर मैं उसको 17th ग्रुप में रखता हूँ तो फर्स्ट ग्रुप के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप में नहीं रखा, हाइड्रोजन को फर्स्ट पीरियड में रखा है, किसी भी ग्रुप में नहीं है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में आता है। ठीक है, ऊपर लिखा गया है फर्स्ट ग्रुप के ऊपर, लेकिन उसको ग्रुप में हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है इसमें, देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के टॉप पे लिखा गया है, रखा गया है, यानी कि फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ग्रुप में शामिल नहीं करते। ये चीज़ यहाँ पे बताने का ये रीज़न था क्योंकि अगर आप इस लाइन को पढ़ते, मेरी देखते वीडियो इस लाइन को पढ़ते तो आपको यही लगता कि इस मैम की वीडियो के अकॉर्डिंग तो जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है। नहीं, ग्रुप में नहीं आता, वो फर्स्ट पीरियड में आता है। हाँ, वो फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखा गया है, तो आपको लगेगा कि ये फर्स्ट ग्रुप का, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तब। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू एल्की एंड हैलोजन्स। देखो बता भी रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की, जो मैंने अभी भी बताया कि वो फर्स्ट एल्कली यानी कि फर्स्ट ग्रुप से और हैलोजन यानी कि 17th ग्रुप के साथ मैच करती है। बोथ है वंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब दोनों के केस में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव भी और माइनस भी दोनों को चार्ज को कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन का बता दिया। तो इसको देखो, अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1। मैंने फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं हाइड्रोजन को लिखती तो मैं हाइड्रोजन को ऊपर डिस्कस नहीं करती, तो हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप में नहीं आता, लेकिन ये फर्स्ट पीरियड का एक पहला एलिमेंट है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। 13th के 3 होते हैं, 14th के 4 होते हैं, 15th के अंदर 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 16th में 6 होते हैं, 17th में 7 होते हैं एंड 18 में 8 होते हैं। कंप्लीट होता है, इसलिए इसको नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती और ना ही इलेक्ट्रॉन्स देने की ज़रूरत पड़ती। क्लियर, तो ये थी हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात। ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमारे जो पीरियोडिक टेबल अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, वो प्रॉपर्टीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे अपने पास सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट आती है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स की फर्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक साइज, जो बहुत ज़रूरी है करना। तो एटॉमिक साइज़ को पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज़ क्या होता है, पहले मैं वैसे ही आपको छोटा सा फिगर बना के दिखा देती हूँ। मान लिया मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया जिसके अंदर मैंने 2 सेल बना दी, K एंड L, तो इसका जो साइज़ होगा, ये बीच में न्यूक्लियस है, इसको मैंने सर्कल में डाल के पॉजिटिव लगा दिया, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होती है इसकी एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, क्योंकि हम रेडियस तो यही पढ़ते हैं सर्कल के अंदर, ये रेडियस होती है, अगर मैं पूरा ले लूँगी तो डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसके एटॉमिक रेडियस। तो रेडियस जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, सर्कल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि साइज़ उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। तो एक तो मैंने 2 सेल की ले ली, एक मैं ले लूँ 3 सेल की ले लूँ, मैं कोई भी एलिमेंट 3 सेल का ले लिया मैंने, तो इससे जो लास्ट सेल के जो डिस्टेंस होगा वो इस सेकंड 2 सेल के डिस्टेंस से ज़्यादा होगा, यानी कि इसकी रेडियस से ज़्यादा है, तो इसका जो साइज़ होगा वो इसके साइज़ से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास, ये साइज़ हो जाएगा एटॉमिक साइज़। रेडियस से हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो मैं क्या कर रही हूँ, एटॉमिक साइज़ क्या होता है कि इज़ डिफाइंड एज साइज़ ऑफ वन एटम। एक एटम का जो साइज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज़। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, की न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एटॉमिक साइज़ को बताता है, यानी कि एटॉमिक रेडियाई को बताता है। तो रेडियस जितनी भी ज़्यादा होगी, सर्कल उतना ही बड़ा बनेगा और उतना ही ज़्यादा साइज़ उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम एटॉमिक साइज़ को ग्रुप्स में पढ़ेंगे, फिर पीरियड्स में पढ़ेंगे। ग्रुप्स में पहले बता रही हूँ क्योंकि ग्रुप्स में ईजी है। मान लिया मैं फर्स्ट ग्रुप ले लेती हूँ, हर एक ग्रुप के ऊपर यही लॉजिक लगेगा, तो मैंने इसको फर्स्ट ग्रुप से ही उठा लिया। सारे एलिमेंट्स ने लिए, पहले 3 लिए हैं, आप सारों में भी लगाओगे तो भी यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर मेरे पास आता है लीनाक है। ठीक है, यानी कि लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटाशियम का होता है 19। ठीक है,
3 है तो मैं इसके सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करूँगी तो फर्स्ट सेल में 2 आएगा, सेकंड में 1, क्योंकि सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते तो फर्स्ट सेल में 2 आने चाहिए, फिर 8 आने चाहिए, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स्थ में 32 एंड सेवन्थ में 32। ये है हमारे पास नंबर सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। अब इसके पास देखो 3 है एटॉमिक नंबर, तो फर्स्ट सेल में 2 ही आने चाहिए, हम 3 नहीं भर सकते, तो 2 मैंने भर दिए, एक जो बचा उसको हमने नेक्स्ट सेल में भर दिया, डाल दिया, ठीक है। फिर मेरे पास सोडियम में कितने 11 के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8 और 2 कितने हो गए 10, एक बचा उसको हमने थर्ड सेल में डाल दिया यानी कि 1, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 2, 8 और 1। पोटाशियम के कितने 19 है, तो देखना 2, 8, 8 कितने हो गए 18 और एक बचा उसको हमने 18 में डाल दिया यानी कि 1। अब मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों में 1 1 है, क्योंकि फर्स्ट ही ग्रुप है, सेम ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होते हैं। सेल मेरे पास इंक्रीज हो रही है KL, KLM और KLM एंड N। अब मैं इसको आपको डायग्राम बना के फिर समझाऊंगी। मैंने ले लिया लिथियम, फिर ले लिया मैंने सोडियम, फिर ले लिया मैंने पोटाशियम के होते हैं 19, सोडियम के होते हैं 11 और लिथियम के होते हैं 3। तो इसके अंदर जो लिथियम की जो सेल है वो है ये वाली 2 1, सोडियम की जो सेल है वो है ये वाली, इसमें कितने हैं 3 सेल बनेंगी 2, 8 और 1। पोटाशियम की जो सेल है वो मैंने ये ले ली 1, 2, 3 एंड 4 यानी कि 2, 8, 8, 1, 19 हो गए, काउंट कर लेना। इसके 3 है लिथियम के 2 और 1 3, सोडियम की 11 है 2, 8, 10 और 1 11, 2, 8, 10, 8, 18 और 1 19 हो गया पोटाशियम का तीनों का। अब आप देख के बता सकते हो कि साइज़ किसका बड़ा है, साइज़ पोटाशियम का बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है, बड़ी है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के और लिथियम के, यानी कि लिथियम का साइज़ सबसे छोटा है, लिथियम से बड़ा किसका है साइज़ सोडियम का, और सोडियम से बड़ा किसका है पोटाशियम का। यानी कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप के सारे ही एलिमेंट्स लिख दूं, फर्स्ट ग्रुप के अगर मैं थोड़ा सा ब्लर कर रहा है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगी तो हमारी सेल्स इंक्रीज़ होंगी, सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो मतलब रेडियस इंक्रीज़ होगी, और रेडियस इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हर एक ग्रुप के लिए है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो इट्स मीन रेडियस बढ़ेगी, और अगर रेडियस बढ़ रही है तो सर्कल उतना ही बड़ा होगा, यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ उसका एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होगा अलॉन्ग ग्रुप। ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप में जब हम चलते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रख लेना। फिर हम लेके चलते हैं, देखो मैंने यहाँ पे भी बना तो रखा डायग्राम, लेकिन फिर भी दोबारा बना कर दिखा देती तो आपको अच्छे से डिस्कस हो जाता। तो यहाँ पे फिर से बताती हूँ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप एवरी टाइम ए न्यू सेल इज़ बीइंग एडेड। हर टाइम एक नई सेल बढ़ रही है। लिथियम में 2 थी, सोडियम में 3 है, पोटाशियम में 4 हैं, तो सेल्स बढ़ेंगी विद ड्यू टू विच साइज ऑफ एटम इंक्रीज, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी यानी कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो साइज़ भी इंक्रीज होगा। क्लियर? अब हम आते हैं अलॉन्ग द पीरियड। अलॉन्ग पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करना। क्यों है? क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कभी भी इजी चीज़ें पूछी नहीं जाती है, तो आपको भी पता है। आप सोच लोगे चलो हम एटॉमिक साइज़ का पता चल गया, हम ग्रुप के अंदर हमें पता है तो हम पीरियड्स में भी निकाल लेंगे, ठीक है। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, मैंने भी जब स्कूल ज्वाइनिंग किया था तो मेरे पास भी यहाँ पे मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले सर थे वो इनऑर्गेनिक के थे, और ये इनऑर्गेनिक का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था एटॉमिक साइज़ में, तो जैसे एटॉमिक साइज़ में पूछा तो मैंने उनको मतलब एटॉमिक साइज़ पूछ रहे हैं तो टेबल को तो हम ग्रुप और पीरियड्स दोनों में डिस्कस करते हैं, तो मैं ग्रुप के अकॉर्डिंग अगर बताने उस टाइम मैंने बताया तब उन्होंने मुझे साफ बोल दिया मैम इट इज़ वेरी इजी, तो आप पीरियड्स में बताओ। तो ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आप किसी भी इंटरव्यू को देने जा रहे हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हो तो क्वेश्चन आपके पास ग्रुप में से तो इतना इजी क्वेश्चन वो बाई चांस ही पूछेगा। क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है पीरियड्स में कि पीरियड्स में एटॉमिक साइज़ कैसे डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बेस पे मैं आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन लेके भी आई हूँ पीरियड्स के लिए, ताकि आपको पीरियड्स का जो टॉप लॉजिक है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। बुक के अंदर अगर आप पीरियड्स का लॉजिक पढ़ोगे तो आप स्टेटमेंट ही पढ़ते रह जाओगे, आपके समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल होगा। 11th क्लास की बुक के अंदर भी पढ़ोगे तो वो तो आपके ऊपर सिर के ऊपर से ही जाएगा। तो
ये जो एक ऐसा टॉपिक है जो बिना टीचर के समझाए तो मुश्किल ही है, और हम भी टीचर हैं, हमें भी क्या करना पड़ता है कि टॉपिक्स तो दोबारा रिवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टडी एक ऐसी चीज़ है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितना बांटते हैं वो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और ये चीज़ पता नहीं मेरे ही साथ होती है कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो जैसे मेरी क्लास चेंज होती थी, मुझे अपनी पहली वाली क्लास की चीज़ें ज़्यादा ईजी लगने लगती थी, वो टॉपिक ज़्यादा ईजी लगते थे जो मुझे उस टाइम कभी नहीं आए थे। तो मे भी शायद आपके साथ भी ऐसा हो। तो ये बहुत टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैंने अपनी 3 मिनट इसमें वेस्ट किए हैं आपको समझाने के लिए, बात बताने के लिए। इसको बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ना है, क्योंकि एक बार में अगर इसका लॉजिक समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बाद में अब दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ वीडियो देखते रहना फिर बाद में। तो पीरियड्स में पढ़ रही हूँ मैं। पीरियड्स में क्या होता है कि अलॉन्ग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जब हम पीरियड्स में लेते हैं, तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका रीज़न भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। जब आप इसको पढ़ो तो अपने पास एटॉमिक जो आपकी पीरियोडिक टेबल उसको लेके चलना, साथ लेके बैठना, ठीक है। तो पीरियड्स के अंदर हमारे पास क्या है कि अलॉन्ग पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे थर्ड जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो ले लेती हूँ। सेकंड और फर्स्ट मैंने इसलिए नहीं किया, फर्स्ट के अंदर हमारे पास वही कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, फिर उसके बाद लिथियम वाला है। तो मैं यहाँ पे थर्ड लेके चल रही हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आता है हमारे पास। मैं सेकंड भी लेके चल सकती हूँ, उसमें भी 80 एलिमेंट्स हैं और थर्ड में भी 80 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने जल्दी में बस ये लिख दिया तो मैं सोचा चलो ठीक है ये लिख लेते हैं। अलॉन्ग पीरियड्स जो क्या होता है डिक्रीज होता है साइज, तो ये हर पीरियड में सेम ही लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ, सातों के सातों में सेम लगेगा। तो वी सी एवरी टाइम ए न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल। देखो हमने ग्रुप्स के अंदर क्या पढ़ा था, ग्रुप में पढ़ा था कि हर टाइम हर न्यू सेल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि सेल ही बढ़ रही है, सेल ही बढ़ रही है। लेकिन इसने क्या बोला है कि हर टाइम यानी कि एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं सेम सेल के अंदर, ठीक है। यानी कि सेल नहीं बढ़ रही, सेल अगर बढ़ती तो हम वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला ले लेते कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नहीं, लेकिन सेल नहीं बढ़ रही, क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब सेल तो वही है, अब सेल वही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पे, मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, अगर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको अपनी तरफ खींचने का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको अपनी तरफ खींचने का, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करता है ना, उस फोर्स को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि वी सी एवरी टाइम ए न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम सेल, सेल सेम ही रहेगी लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, ड्यू टू विच इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो क्या हो रहा है, इंक्रीज, और साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता चला जाएगा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा क्या करता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा। अगर न्यूक्लियस सेल को अपनी तरफ खींच रहा है तो सेल जो बाहर की जो सेल है वो जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ खींचती चली जाएगी तो देखो कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाएगा, एटम उतना ही ज़्यादा सिकुड़ता चला जाएगा। अगर एटम सिकुड़ेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब न्यूक्लियस ने कब खींचा उसको अपनी तरफ, जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, ठीक है। अगर वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, देखना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, सोडियम के कितने होते हैं 11, ठीक है। मैग्नीशियम के कितने होते हैं 12, एल्यूमिनियम के कितने होते हैं 13 एटॉमिक नंबर, एंड सिलिकॉन के हमारे पास कितने हैं 14। तो इसका अगर मैं सेल्स में डिवाइड करूँ 11 को, तो फर्स्ट सेल में देखो 2 हैं, 1 एंड 2, थर्ड सेकेंड सेल में कितने होंगे मेरे पास 8 और 1, इसके कितने होंगे 2 8 और 2, इसके कितने होंगे 13 के 2 8 और 3, एंड 14 के कितने होंगे 2 8 और 4। देखो सेल्स तो 3 ही हैं, KLM 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 KLM, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। फर्स्ट में कितने थे 1, सेकंड में कितने थे 2, थर्ड में कितने हैं 3, एंड 14th में फोर्थ वाले एलिमेंट में कितने हैं 4 हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, देखो सोडियम के अंदर मैंने फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने 2 ही शो किए हैं, जो डार्क कर रखे मैंने ये 2 ही हैं, फर्स्ट सेल में देखो 2 ही हैं, सेकंड में 8 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड थर्ड में कितने 1,
ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट, ये एक ही साइड से इसको खींच सकता है, ठीक है, यानी कि इसको ही खींच लेगा वो, जितना खींच सकता है, कितना भी खींचेगा, तो इसका जो कंट्रैक्शन है वो होगा कम, ठीक है। अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने, 2, यानी कि 2 हैं, तो न्यूक्लियस को जो फोर्स है वो दुगना लगाना पड़ेगा। इसमें तो एक पे ही लगाना था, इसमें कितने हो गए अब 2, 2 के लिए, यानी कि 1 से 2 गुना लगाएगा, जितना इस पे लगाएगा उतना इस पे लगाएगा फोर्स अपनी तरफ खींचने के लिए, तो ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ज़्यादा सिकुड़ेगा। अब एल्यूमिनियम के अंदर देखना, लास्ट सेल में 3 है, 1 2 3, अब इसमें 2 गुना लगाए तो इसमें 3 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींच पाएगा। अब सिलिकॉन में 4 है, आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 4, तो इसको 4 जगह से 4 गुना फोर्स लगाना पड़ेगा अपनी तरफ खींचने के लिए। इसमें तो 1 गुना ही फोर्स लगा है, इसमें 2 गुना लगा है, इसमें 3 गुना लगा है, इसमें 4 गुना, तो इसमें ज़्यादा लगा है ना फोर्स, तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो उतना ही जो सेल है, बाहर की सेल है, उसको अपनी तरफ खींच पाएगा। अब जितने ही ये बाहर की सेल अंदर की तरफ सिकुड़ेगी तो साइज उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो सेल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ही गुना उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो उतना ही गुना क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। जितना ज़्यादा सिकुड़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि पीरियड्स में अलोंग द पीरियड्स जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से, नहीं कि न्यूक्लियर जो फोर्स है उसके इंक्रीज होने की वजह से। जैसे न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके नोट्स को बनाने के लिए, ताकि आपको सुविधा रहे, कि मैंने न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन भी लिख दिया था, फोर्स बाय विच न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, अपनी तरफ खींचने का के लिए जो न्यूक्लियस फोर्स लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और ये जो कंट्रैक्शन वाला है उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख भी दिया है नोट्स में, तो आप पोज करके इसको देख लेना, बाकी मैंने अच्छे से समझा भी दिया है। अब मेरे पास है क्वेश्चन, मैं 3 क्वेश्चन लेके आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर इन इट्स पेयर, कौन सा, 3 पेयर दे रखे हैं, कौन सा हमारे पास है फॉलोइंग में से किसका जो साइज है वो बड़ा होगा पेयर में। फर्स्ट पेयर में मेरे पास लिथियम है, सेकंड में मेरे पास कार्बन है। तो लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 3। कार्बन का कितना होता है 6। तो फर्स्ट सेल में कितने होंगे, 3 में 2, और सेकंड सेल में कितने होंगे 1, तभी तो 3 बन गया। इसके 6 हैं तो फर्स्ट सेल में 2, उसके नेक्स्ट में कितने होंगे 4। आप देखो सेल तो बराबर है, वही 2 सेल इसमें है, वही 2 सेल इसमें है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि उसका साइज उतना ही ज़्यादा छोटा होगा। कार्बन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि ये न्यूक्लियस को 4 गुना साइज लगाना पड़ेगा ना फोर्स, तो उतने यानी कि 4 गुना ये सिकुड़ जाएगा, ये 1 गुना ही सिकुड़ेगा, ये 4 गुना सिकुड़ेगा। तो इसका मतलब लिथियम का साइज बड़ा होगा और कार्बन का साइज छोटा होगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो पीरियड्स होते हैं उसमें साइज डिक्रीज हो जाता है, और ग्रुप्स में अपर से डाउन यानी कि ऊपर से नीचे बॉटम की तरफ जैसे ही हम जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन में देख लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है 17, और ब्रोमीन का कितना होता है हमारे पास, इससे ज़्यादा होता है नंबर 8 और ऐड कर दो 35, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रोमीन के कितने हैं 35। तो अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो फर्स्ट सेल में 2 8 और 7, ठीक है। ब्रोमीन में 2 8 8 कितने हो गए 10 और 8 18। फिर नेक्स्ट में कितने आने चाहिए 18 आने चाहिए, 2 8 8 18, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे पास 17 फिल होंगे, ठीक है। काउंटिंग कर लो, 2 8 10 और 8 18, 18 और 17 कितने हो जाएंगे 35, ठीक है। तो बताना है कि साइज़ किसका बड़ा है, तो ये ग्रुप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो देखो इसमें तो 3 सेल हैं, इसमें 4 सेल हैं। अगर सेल आपको बढ़ती लगे तो समझ लेना कि वो ग्रुप के अकॉर्डिंग है, अगर सेल सेम रहे तो समझ लेना वो पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 3 सेल हैं, इसमें 4 सेल हैं, 4 सेल हैं तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि सेल जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का उतना ही ज़्यादा, यानी कि रेडियस बढ़ेगी, यानी कि रेडियस बढ़ेगी तो साइज़ बढ़ेगा, यानी कि ब्रोमीन का साइज़ इस केस में बड़ा है, इस केस में लिथियम का बड़ा था। अब मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, तो इसका ये है हमारे पास, मैग्नीशियम के होते हैं 12 और इसके होते हैं हमारे पास, बेरियम के होते हैं हमारे पास 4, ठीक है। तो 2 और 2 इसका कितना हो गया 2 8 एंड 2
इसमें भी सेल इंक्रीज हो रही हैं, तो यानी कि भी ग्रुप की वाइज है, तो सेल इंक्रीज होंगी, तो ये ग्रुप वाइज है, यानी कि जिसकी सेल ज़्यादा होती है उसी का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंसर भी मैंने लिख रखा है कि कंपेयर द साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन और एनाइन के साइज़ को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कैटाइन, पहले मैं आपको बता दूं कैटाइन होता क्या है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, जितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उतना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। और जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन। यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जो बना उसको हमने क्या बोला, कैटाइन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो बना उसको हमने क्या बोला, एनाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को इसमें रखा, कैटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनाइन। जो कैटाइन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एनाइन से छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इस कैटाइन इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा तो सेल भी डिक्रीज हो जाएंगी, सेल डिक्रीज होंगी तो अपने आप ही जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आता है कंपेयर द साइज ऑफ एलिमेंट्स इन पेयर। पेयर में अगर हम करें एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन यानी कि 3 होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 3 को 3 उसने लॉस कर दिए, तो किसका छोटा है। देखो एल्यूमिनियम का तो हमारे पास 13, और एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके तो कितने बन जाएंगे, 10। इसके कितने हैं, 13, तो 2 8 एंड 3, इसके कितने 10, तो 2 एंड 8। इसके अंदर सेल कम है, इसमें सेल ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम का साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम आयन का साइज़ क्या होगा, छोटा होगा। अब फ्लोरीन एंड फ्लोराइड आयन में देखते हैं, तो इसका कितना है, फ्लोरीन के तो कितने हैं होते हैं हमारे पास 9, और फ्लोरीन आयन के कितने होंगे हमारे पास 10। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे 2, एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एफ के कितने थे, 9 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो कितने बन जाएंगे, 7 सॉरी 10। 2 8 एंड 1 9 है ना, तो ये सॉरी 2 एंड 7। फ्लोरीन आयन के अगर हम देखें तो 2 एंड 8, सेल वही है, यानी कि ये अलोंग द मतलब पीरियड वाला इसके ऊपर लगेगा टॉप लॉजिक। ठीक है, लॉजिक पीरियड वाला लगेगा, तो देखना पीरियड्स में हमने क्या लगाया था लॉजिक, कि सेल अगर सेम होती हैं तो हम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं जिस सेल में, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर लगेगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा लगेगा, जो एटम का साइज़ है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो यानी कि सिकुड़ेगा तो साइज़ डिक्रीज होगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं सेम सेल में, तो इसका साइज़ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सिकुड़ेगा, तो इसका साइज़ तो स्मॉलर होगा, और फ्लोरीन का जो साइज़ है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा।